हेलो बच्चों, वेलकम एट श्री कोचेस। मेरे पास एक बहुत ज़्यादा डिमांड आई बच्चों की कि मैम फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनमें बड़ा डाउट आ रहा है। तो आज हम इस क्लास को उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से क्या सारी चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत पड़ती हैं कि हम लोग फिज़िक्स के क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टोटल 12 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देने जा रही हूँ जो कि आपके पेपर में 110% आएंगे ही आएंगे। तो आप पहले उसको देख लीजिए बच्चों। ओके, यहाँ पर कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो फिजिक्स से आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैं कह सकती हूँ कि 80 to 85% चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। तो ओम्स लॉ हो गया सबसे पहला। ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है आपके पेपर में। रेजिस्टेंस एंड इट्स फैक्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले ही चैप्टर में पढ़ा है। ओम्स लॉ के ही ऊपर डिपेंड होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा सर्किट बना के देते जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों को ही कंबाइन करके उसमें क्वेश्चन बना के दे देगा आपको। कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से जैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इमेज फॉर्मेशन आपने बढ़िया से तैयार कर लेना है। अगर आपने नहीं करा है तो अब से कर लीजिए। और मुझे ये लगता है कि कल तक के लिए आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी खासी तैयार हो ही गई होगी, बट स्टिल कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये इसके रिलेटेड आप इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चंस और उनके रूल्स जरूर पढ़ लें। उसके बाद मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक कोई आ सकता है। मायोपिया का डिफेक्ट्स, कॉज और उसका डायग्राम आपको दे सकता है, या फिर हाइपरमेट्रोपिया का सेम। एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये लर्निंग प्रोसीजर वाला पॉइंट है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट तक हो गया कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, सनराइज सनसेट वाली बात हो गई, उसको आप लर्निंग प्रोसीजर में रख लेंगे, आप लर्न कर लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड टू दिस चैप्टर एक और क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हर साल एग्जाम में, वो है डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, ठीक। यहाँ तक आपका हो गया। ये आपका यहाँ से स्टार्ट करा हमने, यहाँ तक आपको बता दिया लाइट से रिलेटेड। ये आपका हो गया था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। और अभी जो लास्ट में दो पॉइंट्स हमने लिखे, पहला लिखा है सोलेनॉइड और दूसरा लिखा है अर्थिंग एंड फ्यूज। ये आपके दोनों ही पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। अब देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या डिलीट हुआ था और क्या रह गया, है ना। रहने के बाद ये सारी बातें क्लैरिटी देने के बाद भी सीबीएसई ने दिया, स्कूल ने दिया, कोचिंग टीचर्स ने दिया, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं। तो वो सुन ले बच्चों कि उसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हटा दिया गया, ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर को हटा दिया गया, और अगर राइट हैंड रूल हटा तो आपका इंड्यूस करंट भी अपने आप से ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये जान लीजिए, जनरेटर मोटर आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन उसकी जगह पे आपको क्या पढ़ना है, तो आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना ही है, जो कि लास्ट ईयर भी था आपके सिलेबस में। और साथ ही साथ आपको ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। इसके अलावा उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सभी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, तो देखिए सबसे पहला डायरेक्ट करंट के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होती है, ठीक है। दो तरह के करंट्स हम लोग पढ़ते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट में डीसी और एसी के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों में ही सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में। क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देखिए क्या लिखा है मैंने, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज फिक्स्ड, जिसमें आपके करंट का जो डायरेक्शन है वो फिक्स रहेगा और मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहेगा। मैग्नीट्यूड आपने क्लास 9 में कई बार पढ़ रखा है बेटा, ठीक है। डायरेक्ट करंट क्या बता रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक हमने सेल लगाया, ठीक, एक सेल लगाया किसी भी सर्किट में जो कि 10 वोल्ट बैटरी का था, है ना, और 10 वोल्ट थी उसकी कैपेसिटी, और उसके बाद उसमें 5 एम्पीयर का करंट क्या किया, छोड़ दिया। अब वो 5 एम्पीयर तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस सेल के पास कैपेसिटी है 10 वोल्ट की। यहाँ पे अगर ग्राफ से आप समझने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर करंट और टाइम के बीच में हमने ग्राफ लगाया है, ठीक है, तो अगर 5 एम्पीयर का करंट चल रहा है तो वो एंड ऑफ द टाइम तक वही चलता रहेगा। दिस इज नोन एज डायरेक्ट करंट। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक। यहाँ से क्लियर हो गया बेटा, ग्राफ से क्लियर हो गया कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपका मोबाइल फोन, ठीक है,
मोबाइल फोन में भी जो बैटरी लगी हुई है, आई मीन टू से, वो किस पे काम कर रही है? डायरेक्ट करंट पे काम कर रही है। आपके घर पे इन्वर्टर है, वो भी किस पे काम कर रही है बच्चों? डायरेक्ट करंट पे काम कर रही है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जितने भी आपको ऑप्शंस मिलते चले जाए बेटा। आपके रिमोट्स में जो सेल लगी हुई है वो कैसा है? क्लॉक में जो आपके वॉल क्लॉक होती है उसमें जो सेल लगी हुई है वो किस तरीके से काम कर रही है? सारे ही डायरेक्ट करंट पे काम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे अपने ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछेगा भी। ऑल्टरनेटिंग करंट का सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। करंट इन विच डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, करंट इन विच डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, मतलब कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों? इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो कैसे इसको समझा जाए? पहले तो बेटा देखिए, एसी सोर्स, हमने एसी सोर्स को किससे डिनोट किया जाता है? तो ये डिनोशन है उसका, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। डिनोशन ये है, कभी भी डिनोट करने के लिए आए प्लस माइनस, ये अभी दिखा रहा है प्लस माइनस, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली अपने आप को चेंज कर सकता है। ये कभी माइनस प्लस हो सकता है, ये कभी फिर प्लस माइनस हो सकता है। ये इस तरीके से अपने आप को क्या करता रहता है? बदलता रहता है। अब इसको बहुत ही अच्छे से अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमारे लिए ग्राफ बहुत ज़्यादा अच्छा मैटर करेगा समझने के लिए। क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि करंट और टाइम के बीच में हमने फिर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी, बताने के लिए कि किस तरीके से करंट जो है वो क्या कर रहा है? अपने आप को ऑल्टरनेट कर रहा है। तो देखिए, एक बार करंट ऊपर गया बेटा, तो यहाँ पे 5 एम्पियर, नीचे आया फिर 0 एम्पियर हो गया, फिर इधर की तरफ आया वो 5 एम्पियर हो गया। पीरियोडिकली अपने आप को चेंज कर रहा है, फिर 0 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर, इस तरह करते करते यहाँ पर भी 0 एम्पियर है। ये करते करते क्या है, मतलब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। अब इसी में देख लीजिए, यहाँ पे एक सर्किट लगी हुई है, करंट कभी इधर गया, कभी इधर आया, कभी इधर गया करंट और कभी इस तरफ से चलने लगा। तो ये किस कारण हुआ? ये ऑल्टरनेट सोर्स के कारण हुआ, ऑल्टरनेट करंट के कारण, ठीक। ये मतलब कि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या कर रही है आपके सामने? डायरेक्शन कंटिन्यूअसली फ्लिप हो रही है, कंटिन्यूअसली अपने आप को बदल रही है। अब ऑल्टरनेट करंट जो हमारे घरों में आता है, ठीक है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है सोर्स से, ठीक है, वो कैसी आ रही है? तो वो 50 हर्ट्ज की आ रही है। और वो किस तरीके का करंट प्रोवाइड कर रहा है हमें? ऑल्टरनेट करंट। 50 हर्ट्ज की आती है, कितने वोल्ट की रहती है? 220 वोल्ट की रहती है ना। हमारी कंट्री में अगर बात करी जाए तो इंडिया में कहा गया है कि 50 हर्ट्ज का ऑल्टरनेट करंट जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब हुआ मींस 50 वेव्स पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 50 वेव का फॉर्मेशन होता है। हर एक सेकेंड में 50 वेव का फॉर्मेशन होता है। फ्रीक्वेंसी आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखे हैं साउंड वाले चैप्टर में, तो वहां से आपको इस बात की क्लैरिटी होगी कि किस बारे में मैं किस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। और Hz का मतलब जी आप जानते हैं बेटा, Z को आजकल जी कहने लगे हैं, तो Hz यहाँ पे उसको डिनोशन के लिए आ गया। हर्ट्ज आप जानते हैं जो हम लोग साउंड रेंज के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से करंट की भी फ्रीक्वेंसी होती है अपनी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी हमारी कंट्री में चल रही है? तो वो 50 हर्ट्ज की चल रही है। यूएस में 60 हर्ट्ज की होती है। सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए हमने ये बात यहाँ पे लिख दी है कि अगर यूएस में देखा जाए तो वो 60 हर्ट्ज से बच्चों, अलग अलग कंट्रीज में अपना अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से प्रोडक्शन ऑफ करंट हो रहा है उस अकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चर जिस तरीके से हो रहा है वो उस अकॉर्डिंग अपने हर्ट्ज के करंट भेजते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा मीन्स 50 वेव्स पर सेकेंड, दैट मीन्स एक सेकेंड में 100 टाइम्स, है ना। डायरेक्शन क्या हुआ है बच्चों? डायरेक्शन क्या हुआ है बेटा? चेंज हुआ। डायरेक्शन क्या हुआ है बेटा? चेंज हुआ है। इस चीज को हम कहते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। अब ऑल्टरनेट करंट कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो हमारे घर ही में ही जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बच्चों, वो ऑल्टरनेट करंट का एग्जाम्पल है। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर आपको पढ़ना नहीं था, उसमें उतना डिस्कशन भी नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये सारी चीजें उसके एग्जाम्पल में आती हैं। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये सारी चीजें में भी अभी मैं इसके बाद में आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है। अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में अभी इसको बता देते हैं कि एडवांटेजेस क्या है एसी ओवर डीसी, एडवांटेजेस क्या है डीसी ओवर एसी। अगर एडवांटेजेस ऑफ एसी लिखा है ओवर डीसी, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ डीसी, ठीक है। तो इसमें ये 5 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बेटा वो थर्ड वाला है और फिफ्थ वाला है। थर्ड वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिफ्थ वाला क्या बताता है थर्ड वाला पॉइंट? वोल्टेज कैन बी इजिली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। हम लोग ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से इजिली इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं एसी वाले करंट में वोल्टेज को,
ठीक है। ट्रांसफार्मर बड़े से डब्बे जैसा होता है, इसमें आपके कॉइल बहुत सारे वायर्स लगे रहते हैं, आपको आपके मोबाइल फोन्स में भी होता है, बाहर में मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो आप ट्रांसफार्मर्स जानते हैं बेटा कि क्या चीज़ है, वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, बाहर भी लगे हुए हैं, तभी तो हमारे घरों में ऑल्टरनेट करंट आता है, यस और नो, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं, व्हेन एसी इज सप्लाइड एट हायर वोल्टेजेस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द लाइन लॉस इज स्मॉल कंपेयर्ड टू डीसी ट्रांसमिशन। देखिए एसी और डीसी दोनों ही ट्रांसमिशन लॉन्ग लेवल पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी का लॉस है इन कंपैरिजन टू डीसी एसी में कम से कम होता है। ऑल्टरनेट करंट में, एसी से एयर कंडीशनर मत समझ लीजिएगा, ऑल्टरनेट करंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्ट करंट की। तो ऑल्टरनेट करंट में लॉसेस, जो लॉस ऑफ लाइन है या फिर लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो इन कंपैरिजन टू डीसी वाले में वो कम है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है बेटा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आफ्टर दैट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डीसी ओवर एसी, यानी कि एसी के यहाँ पे आपको डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे और एडवांटेजेस ऑफ डीसी देखने को मिलेंगे। एसी के आपको डिसएडवांटेज देखना है, देख लीजिए। पीक ऑफ एसी इज हाई एंड इट इज डेंजरस टू यूज। देखिए कोई यूज ही ना करे एसी का, लेकिन एक तो वो चीप है, पहली बात ये है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये खतरनाक होता है, ठीक है। एसी करंट खतरनाक होता है, कुछ शॉक लगा तो चिपका लेगा, लेकिन वहीं डीसी में ये बात होती है, अब सेकंड पॉइंट वाले में आप देख पाएंगे कि इट अट्रैक्ट्स पर्सन हु टचेस इट अनलाइक डीसी। अब डीसी वाला क्या करता है, वो अगर शॉक लगा तो वो फेंक देगा, है ना, मतलब उससे टकराए तो फेंक जाएंगे, लेकिन एसी वाला क्या करता है, वो चिपका लेता है, तो उससे हादसा भी हो सकता है, आप जानते हैं क्या सारी चीज़ें। डीसी का सबसे अच्छा बढ़िया आपको सबसे बढ़िया जो आपको उसका देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि वो क्या एडवांटेज दिखाता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस अगर कराना है बेटा तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको डायरेक्ट करंट की ही जरूरत पड़ेगी, हमको सेल ही चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस आप बहुत ज़्यादा पढ़ रखे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये आपका हो गया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में कल को आ सकता है, ओके। अब बच्चों ये लास्ट टॉपिक आ गया हमारा बेटा, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थिंग, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, ठीक है, खत्म। अब देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, 3 वायर्स होते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का आपने डायग्राम देखा होगा, आपने डायग्राम पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में आपने दी हुई है इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहाँ से देखिए, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अब उसमें वायर्स के पैरेंट्स कहाँ पर समझ लीजिए, कलरफुल पेन से लिखा है, दैट मीन्स कि इसका कुछ ना कुछ मतलब। अर्थ वायर, ग्रीन वायर, ग्रीन कलर की दिखाई पड़ेगी, अगर आपको कलरफुल डायग्राम कहीं से मिल जाता है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, अर्थ वायर होता है। रेड कलर का मोस्ट प्रोबेबली रेड कलर से दिखाई पड़ता है बेटा, उसको लाइव वायर कहते हैं, और न्यूट्रल वायर एक होती है। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर आपको हर जगह मिल जाएगी। अब जैसे कि घर में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें तो ये तीनों ही वायर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो जब हम लोग कोई स्विच यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल का चार्जर हो गया, ठीक है, कोई छोटी चीज़ हो गई, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 2 पिन लगी हुई है, किसी में देखेंगे 3 पिन लगी हुई है। अब किस में देख लेते हैं 3 पिन लगी हुई है, किस में देखते हैं 2 ही पिन के काम कर जा रही है। तो जैसे मोबाइल चार्जर का मैंने एग्जांपल दिया, और भी छोटे कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास पे, उनका एग्जांपल दिया, तो वो 2 पिन पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में जो आयरन है उस पर 3 पिन लगी हुई है, ठीक है, आयरन है उस पर 3 पिन लगी हुई है, आपके एसी जो है, फ्रिज है, ये सभी में 3 पिन लगी हुई है। तो जो उसमें 2 पिन होते हैं ना बेटा, वो 2 पिन है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के। लेकिन जो थर्ड वाला जो ऊपर में ऐसा करके होता है ना, है ना, ऐसा करके होता है, तो ये जो थर्ड वाला है बच्चों, ये किसका, कौन सा वायर है, ये अर्थिंग के लिए है। अर्थिंग के लिए क्यों है, क्योंकि ये सब हाई कैपेसिटी के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, इनके कारण किसी भी तरीके से कुछ डेंजर हो सकता है, इसकी वजह से अर्थिंग क्या काम करता है, अर्थ वायर का क्या काम यूज होता है कि वो अब अर्थ से रिलेटेड हो रहा है, तो वो किसी भी तरीके के करंट अगर बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी में वहाँ पे होने वाली है कि कोई डेंजर चांसेस हो सकते हैं, कुछ उससे नुकसान पहुँच सकता है, तो वो तुरंत क्या करेगी, लो रेजिस्टेंस में ले जाके सारे करंट को नीचे ले जाके ज़मीन में पटक देगी। ज़मीन के पास बहुत हाई कैपेसिटी होती है, कितना अमाउंट ऑफ करंट वो क्या कर लेगी, अपने अंदर संभाल लेती है उस चीज़ को। तो ये होता है कहानी आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, और उसी से हम समझ सकते हैं अपने अर्थिंग को। अर्थिंग क्या चीज़ है, इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंस्टेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डायरेक्टली टू द ग्राउंड थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर। लो रेजिस्टेंस की वायर होती है, इसकी वायर कैसी होती है, लो रेजिस्टेंस की होती है, हाई रेजिस्टेंस नहीं होती है। लो रेजिस्टेंस की छोटा से छोटा भी अगर वो डेंजर देखेगी तो वो तुरंत क्या करेगी, अब्सॉर्ब करेगी और नीचे ग्राउंड में उसको डाल देगी। तो आप देखते हैं घरों में
कि एक वायर लगवाया जाता है। क्लास 8 में भी आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, 10th में भी पढ़ते हैं कि घर में एक वायर लगाया जाता है बेटा, कि लाइटनिंग वाला जो सिचुएशन हम लोग सुनते हैं कि कभी भी हमारे घर के ऊपर क्यों नहीं बिजली गिर गई, है ना, जब बिजली चमकी, बिजली कड़की की, तो हमेशा यही क्यों सुने कि विलेज एरिया में ऐसा हुआ, किसी फील्ड में गिर गया, किसी आउटर एरिया में ही ऐसा हुआ, किसी पेड़ पे गिर गया, घर पे क्यों नहीं गिरा, क्यों नहीं सुनने को मिला। तो रीज़न सबसे बड़ा यही है कि हमने अर्थिंग करवा रखी है अपने घर के अंदर, है ना, गड्ढा वड्ढा करवा के अच्छी बढ़िया वायर गई है पूरी बिल्डिंग के अंदर से। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स घर में लगवाते हैं लोग, जब भी घर बनता है, आप जानते होंगे अगर आपका घर बना होगा या फिर अगर आपने कहीं देखा, ठीक है। तो अर्थिंग यही कारण है बेटा कि बड़ी से बड़े अमाउंट में अब वहाँ से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आ रहा है, जो लाइटनिंग हुआ उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बेटा अर्थिंग, और यही यूज़ है अर्थ वायर का, ओके, ठीक। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है बेटा शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट बेसिकली किसी भी तरीके से हो सकता है बच्चों, लेकिन ज़्यादा कारण देखे गए हैं कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टकरा गए। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कभी कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, कब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट में, ऐसे क्यों बनाया गया है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है तो दोनों वायर्स लगेंगे, आप कहेंगे मैम दोनों वायर्स लगे हुए हैं तो कॉन्टैक्ट में आएंगे ही, तो ऐसे तो बार बार शॉर्ट सर्किट हो। तो बेटा तब हो जाता है जब कभी अगर हो सकता है कि बहुत पहले से वो वायर यूज़ हो रहा हो उसमें, ठीक है, पुराना हो गया और उसको चेंज नहीं करवाया गया, जब से घर बना तब से वैसा ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत पुराना हो गया हो, पतली हो जाती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती चली जाती है, लो होती चली जाती है, तो इस वजह से हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोडिंग क्या चीज़ है? तो ओवरलोडिंग भी यही है कि मान लीजिए कि किसी पतली वायर वाले बोर्ड में आपने बहुत सारे वहाँ पे स्विचेस लगा दिए, ठीक है सर, वहाँ पे कई सारे कनेक्शन कर दिए, 4-5 एक साथ लगा दिए, उसका डायग्राम भी है आपके बुक में, तो उसके कारण क्या हो, ओवरलोडिंग हो गया, आग लग सकती है। तो शॉर्ट सर्किट के ही कारण ओवरलोडिंग वाली चीज़ भी हमको देखनी पड़ती है। लाइव वायर के सामने हमने एक वर्ड लिखा था जिसको एक्सप्लेन नहीं किया, फ्यूज। हम लोग के घर में फ्यूज लगता है बेटा, ताकि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो तुरंत ही हमारी जो एमसीबी होती है या फिर जो फ्यूज वाली वायर होती है वो तुरंत ही क्या करते हैं, सारे घर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते है कि नहीं, वहाँ क्या करते, ऑफ करते, सर्किट ब्रेक करते। सर्किट ब्रेक करने के लिए तो फ्यूज लगाया जाता है, किससे कनेक्ट होता है, कौन सी वायर से कनेक्शन होता है उसका, इन तीनों में से, तो दैट इज लाइव वायर, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर से जो कि कल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो मेरे ख्याल से ये हेल्पफुल हो, आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।